मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थाना इंचार्ज हो, कानून हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच हो, जिला पंचायत का मेंबर, बहुत सारे लोग आपके आरोप भी लगाएंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे, आपके सवाल भी खड़े करेंगे। ये वो लोग हैं जो खुद को काम करते नहीं, अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए काम खींचने का काम करते हैं। आप बताओ, अगर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे आजाद समाज पार्टी का आदमी सदन में नहीं होता तो क्या सदन में कोई आपकी बात को उठाता? क्या सदन से कोई आपकी दोनों के बाद उठाता? आज आपकी हैसियत आपके राजनीति में मजबूत है। आज बड़ी बड़ी पार्टियों पे एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन 2020 में बने आजाद समाज पार्टी पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसा जैसा नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी टिकाऊ है, टिकाऊ। बताओ, पार्लियामेंट में सुनते हैं जब मैं विदेश के दौरे से आया तो मैंने महसूस किया विदेश की जिंदगी अच्छी है। हमारे लोग कब तक विदेश की तरफ भागते रहेंगे? हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भारत की जिंदगी भी, भारत में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर, सभी जातियों के लोगों की जिंदगी भी विदेश में रहने वाले लोगों की जिंदगी जैसी होनी चाहिए। फिर मेरी समझ में आया कि ये ऐसे संभव नहीं है। ये ऐसे संभव है जब हम लोग अपनी राजनीतिक ताकत बनाएंगे और सरकार में बैठ के पॉलिसी बना के अपने लोगों के लिए योजना बना के इस तरह के कानून बनाएंगे, इस तरह के लक्ष्य बनाएंगे, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे, उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे, तभी जाके इस देश में लाखों करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी में बदलाव होगा। जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो मुझे सत्ता के भूखे लोग दिखाई देते हैं। सत्ता के भूखे लोग, सबको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। आपको नहीं पता क्या आपकी पार्टी के पास भी मिनिस्टर कहते हैं ऊपर से कि आप आइए, केंद्र में मंत्री बनिए, कुर्सी पर बैठिए, सड़क पर संघर्ष का रास्ता छोड़िए और बढ़िया पैसे कमा के बढ़िया सुरक्षा सुविधा लेके आगे बढ़े। लेकिन आपकी पार्टी में और आपकी पार्टी के नेताओं ने इस मनुवादी पार्टियों की मिनिस्ट्री को लात मारने का काम किया और विपक्ष का रास्ता चुना कि हम लोग विपक्ष में रहकर अपने लोग की आवाज उठाएंगे, क्योंकि उन दलों में रहकर, उन दलों की सरकारों में रहकर हम लोग सुख सुविधा तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी एक भी पॉलिसी को लागू नहीं करा सकते हैं। इसलिए उन पार्टियों से, उन विचारधारा के लोगों से ना आज ना जिंदगी में हमारा कोई समझौता होगा। हम लोग उनसे विचारधारा के आधार पर संघर्ष को जारी रखेंगे। जैसे हमारे महापुरुषों में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, छत्रपति साहू महाराज ने, राम सुब्रमण्यम ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सदगुरु कबीरदास जी ने, भगवान बुद्ध ने और जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज ने, भगवान वाल्मीकि महाराज ने, गुरु नानक देव ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए, समाज की जिंदगी के लिए संघर्ष किया। हमें भी उसी तरह से संघर्ष को आगे बढ़ाना। मैं जब घूमता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं तो लोगों का प्यार देखता हूं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था, गांव-गांव से पैसे इकट्ठे हुए। मेरे आज भी याद है, क्योंकि भारत में चुनाव बड़े महंगे हैं। मैं खेती लेके जाता था, कोई गरीब परिवार का आदमी 1 रुपया डालता था, कोई 10 रुपया
कोई 20 रुपए डालता था, कोई 100 रुपए डालता था, कोई 500 रुपए डालता था, कोई 1000 रुपए डालता था। लेकिन यहाँ तो देश में 1 रुपया भी भिखारी को देते हुए आदमी 4 बार सोचता मेरा पैसा गलत जगह तो नहीं कर रहा, मेरा पैसा किसी गलत काम में तो नहीं लग रहा। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 100-100, 1000 रुपए देते हुए उनके दिल में क्या अच्छा नहीं है कि भाई ये मूवमेंट चलनी चाहिए, ये मूवमेंट आगे बढ़नी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी के विचार आगे बढ़ने चाहिए। इसलिए हमें चंद्रशेखर आजाद को वोट और पैसे दोनों में ताकत देनी। कई जगह पे पैसे आए, नोट जब हाथ में पकड़ा तो मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब आ गया। नोट की मोटाई देख के लगता था कि कई मजदूरों के हाथ से नोट निकल गया। मैंने कुछ नोट तो उठाकर भी रखे हैं, कुछ नोट अपने पास जब तक मैं जीऊंगा वो नोट मेरे पास ही रहेंगे। वो नोट नहीं मेरे दिए, वो उन गरीबों का आशीर्वाद है मेरे सर पे, जिन्होंने हम लोगों को पोषण किया। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, अभी जब मैं विदेश दौरे पे था, 4 जगह में मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मैंने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वो गोल्ड मेडल तो ले लिए, लेकिन आपको याद होगा मैंने हाथरस की घटना के बाद, हमारे दिल्ली के लीडर सब लोग जानते हैं, ये संकल्प लिया था कि जब तक इस देश में हमारा राजकाज नहीं आएगा, बहुजन समाज के लोग इज्जत की जिंदगी नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनूंगा, चाहे नोटों की हो, चाहे फूलों की हो, चाहे कागजों की हो, कैसी भी माला हो। आज जब मैं यहाँ जाता हूँ प्रदेश भर में, तो माला लेके स्वागत करते हुए मैं आपसे भी हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि मैं माला नहीं पहनता हूँ। जब मैं नगीना चुनाव लड़ने गया तो वहां के लोग भी माला लेके आते थे, मैं उनसे कहता था मैं माला नहीं पहनता हूँ, तो वो कहते चुनाव जीतने के बाद पहनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए कोई बात भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे चुनाव जीतने से बहुजन समाज की गरीबी बेरोजगारी नहीं खत्म। हम लोग भी माला पहनना चाहते हैं, वो दिन भी आए, लेकिन वो तभी आएगा जब इस देश में बहुजन समाज का व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे जीता हो, जो हमारे संतों गुरुओं महान पुरुषों की विचारधारा पे जीता हो, जब वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब हम लोग भी माला पहनेंगे, उससे पहले हम लोग माला नहीं पहनेंगे। तो जब उन्होंने मुझे सोने के मेडल पहनाए, आज ये बात मैं वचन दे कह रहा हूँ, मैंने वो मेडल हाथ जोड़ के वापस कर दिया। उनसे कहा कि जिनका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ उनके पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं, उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं, उनके पास तो सोने के लिए अच्छी छत भी नहीं है, उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है, उनकी बच्चियों के पास तो इज्जत की जिंदगी तक के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। अगर उनका नेता सोने का मेडल पहन के घूमेगा, सोने के मुठिया पहन के घूमेगा, तो उनके मन में ये ठिकाना पैदा हो जाए कि अब ये हमारा नेता नहीं रहा है, तो मैं इन मेडल को नहीं ले सकता, मैंने वापस कर दिए। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन आपने देख लिया कि चंद्रशेखर आजाद सोने की चैन पहन के, गले में सोने की चैन पहन के, मेडल पहन के, सोने की घड़ी पहन के, सोने की अंगूठियां पहन के घूमने लगा है, आप समझ लेना आपका नेता बिक गया है, वो आपका नेता नहीं रहा। क्योंकि सच तो ये है कि जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने आंदोलन चलाया, आपकी जैसी जिंदगी जी। मैं वचन देके कहता हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं बहादुर साथियों, आपको लगे तो आप ये समझ लेना कि आपका नेता कर गया है या आपका नेता बिक गया है। उस दिन आप मेरा सार्वजनिक रूप से विरोध करने लग जाना, लेकिन अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी मेरी तरह दिन रात संघर्ष करना चाहिए। अभी हरियाणा का मुख्य चुनाव है, मैं हरियाणा सारे साथियों
जिनको हमारे लोग सत्ता देना चाहते हैं। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के लोग अपने 20 एमएलए को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी सरकार बन गई। उनके लोगों ने उनको राजनीतिक सत्ता को समझते हुए एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस के लोग राजस्थान में भी 20-20 एमएलए लेकर उनके नेता हरियाणा आ गए सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर। तो उनके लोग भी अगर बन जाते तो उनकी पार्टियां भी स्वीकार कर लेते, उनके लोग भी स्वीकार कर लेते। हमारे लोग भोले भाले हैं, इनको बढ़ा दिया जाता है कि वो पुरानी पार्टी है, वो ठंडी पार्टी है। जब तक राजनीतिक ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, जब तक राजनीतिक ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, कांग्रेस सत्ता बैठे बीजेपी, आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं। आप मेरी बात को याद रखना, आपके लोग की जिंदगी बदलने वाली नहीं। अगर ये दल इतने अच्छे होते, अगर ये दल इतने अच्छे होते तो आप ये बताओ कि ये अगर इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी की बनानी पड़ती। अगर ये दल इतने अच्छे होते, आपकी मांगों के लिए लड़ रहे होते, आपकी समस्याओं के लिए लड़ रहे होते, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने छोटे बच्चे की मांग भी करने पड़ते, वो भी चैन से बैठ के सो जाते, वो भी नींद ले लेते, वो भी अच्छा भोजन प्राप्त कर लेते। इन्हीं दलों ने बाबा साहब अम्बेडकर को खून के आंसू रुकाए और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों का भला करने के लिए आत्महत्या कराया। जब माननीय काशीराम साहब उनके आखिरी दौर में प्रयास करते रहे, कुछ कम नहीं पाए, उन्होंने सुनी नहीं, तो उन्होंने भी प्रयास होकर अपना दल बनाया। और आज जो हम लोगों ने किया, ये हमने बाबा साहब अम्बेडकर से, माननीय काशीराम साहब से सीख के किया कि जब हम अपने पुराने दल को कहते रहे उनको खुद को लड़ना नहीं है, वो भाजपा कांग्रेस से लड़ने की बजाय हमारे लोगों को हमलावर होते रहे, तभी हमने भी अपना दल बनाया और हमने 4 साल में अपना बल भी देश की जनता को दिखाने का काम किया है। ये बात इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई करने में आता है, यानी कि मानव काशीराम साहब जैसे कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो अगर कोई करने पे आ जाए और उनके पास ऐसे नेता हो तो मंजिल दूर नहीं। हमारे साथियों, मध्य प्रदेश में भी हम लोग कुछ वोट से हार गए। हमारे साथियों, राजस्थान में तो 3 सीटें हम लोग कुछ ही वोट से हार गए और कई सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पे रहे। अगर आप लोग मेहनत करने लग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश सरकारें चलेगी तो आपकी चाबी से, आपकी ताकत से, वरना सरकारें नहीं चलेंगी। अब हरियाणा की बात कहना चाहता, हरियाणा की बारी आ गई है, जम्मू की बारी आ गई है। आप भी मैदान में उतर जाओ और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करो। वहां की सरकार में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। पॉलिसी नहीं बनेगी तो 400 रुपए की मजदूरी से आपके लोग कभी पैसे वाले नहीं होंगे, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजकाज कई ऐसी मांगे हैं जिनको अभी और रखना है, लेकिन मैं आपसे जो पहले कह रहा हूं उस पर गौर करो। आप ये बताओ, राजकाज आपके पास नहीं होगा तो आपकी सुनवाई कैसे होगी? बताओ, थाने कचहरी में आपकी बात कौन सुनेगा? आज हमने राजकाज लाया तो बिजनौर में सारे अधिकारी हमारे लोगों की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। लेकिन जहां हमारा राजकाज नहीं है वहां तो हमारे लोग थाने कचहरियों में जाते हैं, तब तक बैठे अधिकारी सुनते भी नहीं। हरियाणा में और जम्मू में हमें राजकाज में हिस्सेदारी लानी है, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हमें सफलता हासिल करनी है। इसके लिए भी हमें कमर कस लेनी चाहिए और कोई रास्ता देश में इज्जत की जिंदगी का नहीं है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए और चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थाना इंचार्ज हो, कानून हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो,
पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच हो, जिला पंचायत का मेंबर हो, कोई भी आदमी हो जो सरकारी सुविधा लेता है, सरकारी तनख्वाह लेता है, या किसान मजदूर हो, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, इलाज की कमी कान गरीबों की जान नहीं जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, अब समय आ पड़ा है कि हमें घर से निकल के भाईचारा बना के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा और अपने दल को मजबूत करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेके इस जुर्म जाति की जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। आप ये बताओ, क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? रोज अखबार पढ़ो, उत्तर प्रदेश का, कोलकाता का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, तो इतनी घटनाएं होती हैं। किसी बेटी का बलात्कार, किसी बेटी की हत्या, किसी बेटी को जला दिया, किसी बेटी को मार दिया, और यूपी में तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। और अभी अभी फरुखाबाद में 2 बच्चों को मार के, नाबालिग बच्चों को लटका दिया गया और पुलिस ने उन परिवारों को कह दिया कि अगर एफआईआर निकालोगे तो तुम्हें जेल भेज देंगे। फिर मैंने वहां के एसपी को फोन किया कि मैं परसों आ रहा हूं, तो आनंद थाने में बुला के एफआईआर दर्ज करके कहा कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये तो अगर भीम आर्मी ना होती, आजाद समाज पार्टी ना होती, तो न्याय के दौर की बात है। ये दल आपको जिनकी सरकार है, दफ्तरों में भी नहीं घुसने देते इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे। ये तो धन्यवाद करो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लड़ाके का, कि वो अपना काम जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे चेहरे को देख रहा हूँ जो अपने अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी के मान सम्मान को कम करते हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, और कोई दल भी नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट देकर बढ़ा दे। सारे लोग पैसे वालों के जैसी है। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहाँ से किसान मजदूर का बेटा भी, सरकारी का बेटा भी विधायक आने वाला समय बनेगा। इस बात को अब हमें 3 लक्ष्य है आगामी। पहला, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव। मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से, सबसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों हाथ आगे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों उठाओ, दोनों एक हाथ, दोनों हाथ, दोनों दोनों एक नहीं, दोनों दोबारा दोनों हाथ उठाओ ऐसे। क्या हम इस देश में राजशासन के लिए तैयार हैं? जो मांगे हमने उठाई है, अगर सरकार उन पर जोर नहीं करेगी तो क्या आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हो? क्या आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो? तो हम सरकार को नवंबर तक का समय देते हैं। कितना समय? ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का समय हम लोग देते हैं। नवंबर में हम लोग पार्टी की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठाकर दोबारा से तय करेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इन मांगों पे हमें अगला स्टैंड क्या लेना है। ये पार्टी जो है नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते बैठ के तय करेगी कि अगली कार्रवाई हमारी क्या होनी चाहिए। मैं किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसानों की हर एक समस्या को हल करने के लिए हम लोग संकल्पित है, वचनबद्ध है। मौका आने दीजिए, यहाँ का किसान दुनिया के किसानों से खुशहाल बनेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं नौजवानों को भी रोजगार की गारंटी देता हूँ। मैं नौजवानों को रोजगार की गारंटी देता हूँ। मैं घर में रहने वाली माए बहनों को
कुटुंब 2 लाख के रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन, जो पेंशन मिलती है अभी 500 रुपए, मैं गारंटी देता हूं हमें अवसर मिलने पे हम उन पेंशन को 500 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए करेंगे। मेरी बात का हवाला मैं गारंटी देता हूं आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माता को, सहायिकाओं को उनका वेतन कम से कम 20,000 रुपए करेंगे आने वाले समय में। मैं जो हमारे पुराने कर्मचारी जिन्होंने सेवा की है देश की, उनकी पुरानी पेंशन का भी आप लोगों से वादा करता हूं कि उनको उनकी पुरानी पेंशन भी हम लोग ओपीएस और पेंशन स्कीम को पूरे लागू कराएंगे। इस बात का मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और फिर से अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मेरी बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर भरोसा है नहीं? बताओ है या नहीं? बताओ। तो मैं अपने डीएससी के भाइयों को भी ये वादा करता हूं कि अगर उनको अधिकार मिलेंगे तो उनका सबसे बड़े समर्थक, क्योंकि हम बहुजन आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके सबसे बड़े समर्थक रहेंगे। आने वाले कल में हम लोग उनके साथ बैठ के उनको क्या महसूस होता है, वो क्या सोचते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। मैं ये भी नकारता हूँ कोई अगर ये कहता है कि डीएससी के लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, वो धार्मिक है, तो इस तरह की बातें करता है, तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूँ कि हमारे पढ़े लिखे समाज को ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो बात इस देश के तथाकथित समझ जाते हैं लोग हमारे लोग के खिलाफ कहते थे, जब आरक्षण मिला था शेड्यूल कास्ट के लोगों से लोग, जब आरक्षण मिला था अंडर कमीशन के जरिए नेटवर्क के लोगों को, जो बात ऊंची जातियों के लोग कहते थे, आज अगर वही बात हम लोग कहने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम भी स्वार्थी हो गए हैं। हम तो अपने दायित्व पर खड़े हैं, हम अधिकारों की रक्षा भी करेंगे और अपने लोगों को बांट कर भी देंगे। इस बात की जिम्मेदारी हमारे सर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ा भाई होने के नाते मैं अपने लोगों से आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी डीएससी के भाइयों के ना करे। वो हमारा परिवार है, उनके लिए खून भी देना पड़ा, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। और ये रैली तो कुछ भी नहीं है, ये रैली तो कुछ भी नहीं है। अगर उनके अधिकार को छीनने का काम करेगा तो इससे 10 गुना बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हम अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे। इस बात को मैं आप लोगों को बात करूं। सम्मानित साथियों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने हमेशा की तरह भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं का, सम्मानित साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मैं तो गरीबी से निकल के आया, बेबसी लाचारी से निकल के आया, मगर मुझे खुशी है कि भीम आदमी आजाद समाज पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर का प्रदेश स्तर का नेतृत्व है, वो इतना समझदार है, इतना समर्पित है, इतना ऊर्जावान है कि कभी कभी हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अगर ये पुराने किस्म के साथी नहीं होते तो शायद आज आंदोलन यहाँ नहीं पहुंच पाता। नौजवानों का अनुभव, नौजवानों की ऊर्जा, जुनून और सीनियर साथियों के अनुभव ने आज देखिए 4 साल के अंदर पूरे भारत में भीम आदमी आजाद समाज पार्टी का टीका बजा के रखते हैं। छोटी बात है, सिद्धार्थनगर से लेके भगवान बुद्ध की धरती से आए हमारे नेताओं से लेके और आंध्रा से लेके और हमारे पूरे बस्ती और तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं ने और देश भर के नेताओं ने जिस तरह से संघर्ष किया। हमारे बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव मेरे भाई कमल जी, उन्होंने जिस तरह से कुर्बानियां देकर संघर्ष किया। हमारे बीच में भाई रविंद्र खड़े जी हैं, भाई सतपाल चौधरी है, निजाम भाई, गुलजार भाई, काली भाई, इन्होंने खूब संघर्ष किया। हमारे बीच में हमारे सत्येंद्र अशोक जी, हमारे गुरु जी तेगवाल जी, असवानी जी, गोगाड़िया जी, हमारे डॉक्टर
यशपाल जी, हमारे दयाल जी, हमारे उपासक जी, महेंद्र सिंह जी, तोमर साहब, श्री चित्तौड़ जी, मोहनलाल जी, हमारे जो है पूर्व विधायक जी, हमारे आदिम साहब, गौर साहब, किस तरह से हमारे एक्स जो है हमारे अनु सचिव साहब जी, हमारे तमाम साथियों ने जिस तरह से संघर्ष किया है, वो योगदान हमारे आगे जिस तरह का योगदान दिया है वो अतुल्य है। मैं धन्यवाद जो कुछ उनकी वजह से साथ साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव रवनीत भाटी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई हिमांशु जी और हमारे सबसे मजबूत पीलर हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के सिंह जी, मैं इनका भी बहुत सभी का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की। साथ साथ भीम आर्मी के आंतरिक कार्यकर्ता का जो गांव में रहता है, जिसको लोग नहीं जानते, जो आजाद समाज पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, सेक्टर का अध्यक्ष है, जो हमारी जिला विधानसभा कमेटी के नेता है, प्रदेश के नेता है, जिनका नाम मैंने नहीं लिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अगर वो लोग संघर्ष नहीं करते तो आज हजारों भीड़ नहीं उपयोग करके जमा जाता। अभी मैं गया था बांदा, कई हजार लोग थे, 2-3 दिन की टोल पे कई हजार लोग थे, सफल भी थे हम लोग। महाराष्ट्र हमारे साथ अशोक जी, हमारे आनंद जी, हमारे कौशिक भाई, कांति भाई, तमाम हमारे साथी, सब लोग मौसम भाई, इतने अच्छे लोग हमारे पास हैं। हमारे नगीना लोकसभा के लोगों का तो मैं कितना शुक्रगुजार हूं, उनके लिए तो शब्द ही कम है मेरे पास। आप देखो विदेश में भी नगीना को लोग जानते हैं, मुझसे कहते थे स्पीच करते हुए नगीना से आए हमारे साथ, तो आप देखो नगीना को तो देश के लोग भी जानते हैं। मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों का, हमारे अनुशासन समिति के लोगों का, हमारे मिशन 78 के हमारे बड़े भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस आखिरी कार्यकर्ता का भी जिसका योगदान है किसान मोर्चा के साथ। हमारे मेरे साथ के बड़े बिहार में मेरे सीनियर साथी का भी कोई धन्यवाद करता हूँ। हमारे पीछे जो है बरेली वाले जो साथी बैठे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ अनिकेत और तमाम साथ कि आपका ये प्यार सहयोग बना रहा तो 10 साल आज नगीना में उधर भी बने, 10 साल में वो दिन आएगा कि आजाद समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 100 से ज्यादा पार्लियामेंट में होगी। मेरी बात का 100 से ज्यादा उधर भी नगीना के लोग खड़े, नगीना के लोग शोरा के लोग होगा। मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ, ये भी बहुत मैं शोरा के लोगों का, मैं सहसपुर के लोगों का, शेरकोट के लोगों का, मैं धामपुर के लोगों का, नगीना नजीबाबाद नेटवर्क के लोगों का, मैं सहारनपुर के लोगों का, मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई छूट गया तो मुझे बता दें, कोई कस्बा छूट गया मुझे बता दें। किरापुर के लोगों का मैं आईटी सेल के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आईटी सेल के लोगों का, मैं अपने लीगल सेल के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। कोई एक आदमी नहीं कर सकता, आप सब लोगों ने मिलकर जो ताकत बनाई है उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी को डर हो, घमंड हो, मुझे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, किसी को कि उनकी वजह से आंदोलन चल रहा है, सच नहीं, ये सच नहीं। आंदोलन तो कार्यकर्ता चलाते हैं, नेता तो बंद करके बैठता है, आंदोलन तो कार्यकर्ता चलाते हैं। आज भैर सिंह जी का भाई तमाम हमारे प्रियर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आंदोलन को आगे बढ़ा। मैं इनके लड़कों ने चुका हरपाल जी के सहयोग का मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी दिल्ली की टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ बहुजन समाज के नौजवान योद्धाओं का, मेरी माँ बहनों का, महिला मोर्चा के हमारे नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मीडिया के बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो पुलिस के साथी जिन्होंने परमिशन में मदद कराई चाहूँ, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। के साथियों का मैंने तो पुलिस के लिए भी मांग की थी कि उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग करेंगे, उनकी वेतन की संख्या भी दूर करेंगे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो देश में कहीं भी नीला झंडा कट के नीला झंडा उठाने घूम रहा है और उस बहादुर योद्धा का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो आंदोलन कर रहा है।
सच बोला। ये सुनो, बना के रखना अनुशासन, पैसों में नहीं आते लोग, पैसों में पैसे को नहीं आते लोग, पैसे में। और ये वो लोग हैं जो मेरे कमाल का चला नहीं है, कमाल पे पैसे में नहीं आते, पैसे में। और ये वो लोग हैं जो मेरे कमाल का चला नहीं है। मध्य प्रदेश के साथी, बिहार के साथी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर के साथी मेरे एक सवाल बदले आते। मैं ये चाहता हूं सरकार हमारी मांग को सरकार हमारी मांग को हल्के में डालने में कहना चाहता हूं। बिल्कुल सरकार हमारी मांग को अगर गोरखपुर के साथ में कहना, अगर अक्टूबर तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो नवंबर में फिर वापस लौटेंगे। बात हो गया हमारी जिंदगी, क्या जिंदगी का अधिकार है मेरा शादी कर पाए। अगर हमको अगर मांग नहीं मांगी गई तो प्रधानमंत्री आपसे कहता कि नवंबर में फिर लौटेंगे। इतनी ताकत से लौटेंगे कि दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। हमारे बैंक के साथ, केबल के साथ, रेलवे के साथ का सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे आबादी के साथ होगा। है।